हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीएस एंड जीके का सेट नंबर 5 देखेंगे। कौन सा? सेट नंबर 5 देखेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है सोमवंशीय राजवंश, ऑप्शन बी है पूर्वी गंग राजवंश, ऑप्शन सी है सूर्यवंशी गजपति राजवंश, ऑप्शन डी है भोई राजवंश। देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको यूनेस्को द्वारा 1984 में किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा 1250 में किया गया था। कब किया गया था? 1250 ईस्वी में किया गया था। ये किस राजवंश से संबंधित है? जो सोमवंशीय राजवंश है, ये आपको 9वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने कहाँ राज किया था? उड़ीसा में शासन किया था। जो पूर्वी गंग राजवंश है, इन्होंने भी कहाँ शासन किया था? उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ शासन किया था। जो नरसिंह देव प्रथम है, ये आपको पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित थे। किससे? ऑप्शन बी इसका राइट होगा, पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित थे। जो पूर्वी गंग राजवंश के ही एक राजा थे जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर ये आपको पुरी में है। कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी में। इसका पुनः निर्माण ये पूर्वी गंग राजवंश के राजा के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था अनंत बर्मन द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। किसका? जगन्नाथ मंदिर का। सूर्यवंशी गजपति राजवंश, यह भी आपको उड़ीसा में थे। भोई राजवंश, यह भी उड़ीसा में शासन किए थे। उड़ीसा और जो उत्तरी आंध्र प्रदेश के एरिया है वहाँ पर। भोई को केवट भी कहा जाता है। केवट भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित थे। कौन? नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कब? 1984 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। आपको बस समझ लीजिए, जो नंदा देवी है ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड में नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये नंदा देवी उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में। इसकी जो ऊंचाई है ये आपको 7,817 मीटर है। कितना? 7,817 मीटर जो नंदा देवी है इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इसकी जो ऊंचाई है, जो पर्वत शिखर है नंदा देवी, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। कंचनजंगा आपको ये सिक्किम और नेपाल, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा कहाँ पर है? नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। इसकी जो ऊंचाई है ये आपको
8,586 मीटर है, 8,586 मीटर है। यहाँ भी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 2016 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। जो गॉडविन ऑस्टिन है जिसको K2 भी बुलाता है, K2 भी बुलाया जाता है गॉडविन ऑस्टिन को, ये आपको यहाँ पर है जो POK का एरिया है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वहाँ पर है। इसकी ऊंचाई आपको 8,611 मीटर है। और जो नंगा पर्वत है ये आपको यहाँ पर है, जहाँ पर सिंधु नदी आपको दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ सिंधु नदी यहाँ से पार करके ये अक्षांशीय मोड़ है, पश्चिम दिशा में अक्षांशीय मोड़ है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई आपको 8,126 मीटर है। 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे अधिक ऊंचा कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित है? इसमें दिया हुआ है एक साइड में देश, दूसरे साइड में मुद्रा। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सभी आपको दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण पूर्व एशिया। यहाँ देख लीजिए आप, ये भारत है, इसके सटा हुआ ये आपको ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है जो भारत की सीमा से मिलता है। म्यांमार, ये म्यांमार, ये थाईलैंड है, ये आपको कंबोडिया, ये जो पतला सा है ये वियतनाम। म्यांमार की जो राजधानी है न्यापे, और थाईलैंड की बैंकॉक, कंबोडिया की राजधानी न्याम्पे और वियतनाम की हनोई। जो यहाँ की मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्यात है, क्यात। थाईलैंड की बाहत। यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक सुमेलित है, कौन सा सही है? कंबोडिया की रियल है, वियतनाम की दोंग, वियतनाम की जो मुद्रा है वो दोंग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंबोडिया, कंबोडिया की मुद्रा रियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत और श्रीलंका, किसको? भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है, अलग करता है? ऑप्शन ए है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है पाक जल डमरू, ऑप्शन सी है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी है अंडमान सागर। जो 8 डिग्री चैनल है ये आपको मालदीव और मिनिकॉय एक द्वीप है उसको अलग करता है 8 डिग्री। और 9 डिग्री चैनल एक है, ये आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। यहाँ देख लीजिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, 10 डिग्री जो चैनल है ये आपको छोटा अंडमान को, अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अंडमान सागर एक सागर है जो अंडमान द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप, उसके पूरब साइड में है। जो पाक जल डमरू है ये आपको भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को मिलाता है पाक जल डमरू। यहाँ देखते हैं ये है पाक जल संधि, ये आपको पाक जल संधि है जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है। अंडमान सागर ये है अंडमान सागर, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा पाक जल डमरू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, पृथक करता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से, किसके सहयोग से, ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है राउरकेला, ऑप्शन सी है बोकारो, ऑप्शन डी है दुर्गापुर। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये आपको 1955 में किसके सहयोग से किया गया था? सोवियत संघ, सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। राउरकेला ये कहाँ है? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई जगह है, वहाँ पर भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है जो कि आपको सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। राउरकेला ये आपको उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा में है, जिसकी स्थापना आपको जर्मनी के सहयोग से 1959 में किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से किया गया था। बोकारो संयंत्र ये आपको झारखंड में है, झारखंड में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, किसके सहयोग से? सोवियत संघ के, सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। ये दुर्गापुर जो है ये आपको है पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी, किसके सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना आपको ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटिश सहयोग से किया गया था 1959 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दुर्गापुर संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा, ऑप्शन डी है आर्कटिक वृत्त। अब यहाँ देखिए जो पृथ्वी को बीचों बीच बांटता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री पर होता है, ये भूमध्य रेखा है। उत्तर में ये नॉर्थ है, ये साउथ। नॉर्थ में ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा, 66.5 डिग्री ये आर्कटिक वृत्त होता है। और दक्षिण में आइएगा ये मकर 23.5 डिग्री दक्षिण में, और 66.5 डिग्री ये अंटार्कटिक वृत्त होता है। जो भारत के यहाँ देखते हैं भारत का मैप, 23.5 डिग्री ये रेखा जो है भारत को, जो उत्तरी रेखा है अक्षांश है, ये भारत को बीचों बीच काटती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा भारत को बीचों बीच 2 भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? कहाँ का? भारत का पुराना तेल शोधक संयंत्र है। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया आपको पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। कोयली ये आपको गुजरात के बड़ोदरा में है। कहाँ? बड़ोदरा में। डिगबोई ये असम में। मथुरा उत्तर प्रदेश। यहाँ पूछ रहा सबसे पुराना, भारत में जो सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र बनाया गया था वो आपको 1901 में बनाया गया था। 1901 में शुरुआत की गई थी। यो था दिग्बोई तेल शोधक संयंत्र जो कि आपको असम में है। जो दिग्बोई तेल शोधक संयंत्र है इसको भारत का हाइड्रोकार्बन का गंगोत्री कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डिगबोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने, सम्राट ने सुलह-ए-कुल की नीति लागू की थी? सुलह-ए-कुल क्या है? ये एक अरबी शब्द है, अरबी
शब्द है जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति इसका अर्थ होता है, अर्थात सभी के भीतर शांति। यहाँ कह रहा है ऑप्शन ए है बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य किसने की थी? बाबर ने। कब किया था? 1526 ईस्वी में पानीपत के, जो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ये 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये आपको किसके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध ये आपको बाबर और राणा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर की विजय हुई थी और मौर्य वंश या मुगल वंश की स्थापना किया था। हुमायूं आपको बाबर का पुत्र था। अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। ये एक धर्मप्रिय शासक था जो सर्व शांति सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता था। ये 1526 ईस्वी में शासक बना था। 1556 ईस्वी में ये शासक बना था। किसका? दिल्ली का मुगल वंश का शासक बना था। और इसने ही दीन इलाही नामक नई धर्म की शुरुआत की थी। किसने? अकबर ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अकबर ने सुलह एक कुल की जो नीति थी उसने लागू की थी। जो शाहजहाँ है ये आपको जहांगीर का पुत्र था। अकबर का पुत्र जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ ने ही जो आगरा में ताजमहल है उसका निर्माण कराया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने में निम्न में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। जो जॉर्ज बार्लो है ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के मृत्यु के बाद भारत का कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना था। ये आपको 1805 से लेकर 1805 से 1807 तक, जब मिंटो साहब आए थे तब तक ये जॉर्ज बार्लो भारत का गवर्नर जनरल कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड रिपन ये आपको भारत के वायसराय 1880 से लेकर 1884 तक रहे। इन्हें भारत का एक उदार शासक कहा जाता है। इन्होंने ही 1882 में स्थानीय निकायों के प्रति सजगता दिखाई थी। इनके समय में एक इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। जिसमें क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद। इस बिल में कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपीय जो नागरिक हैं उनके भी मुकदमे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसको लेकर यूरोप के नागरिक थे जो भारत में थे, अंग्रेजों ने उनका विरोध किया था। इसके अलावा 1882 में जनगणना कराई गई थी इनके द्वारा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाई थी। जो लॉर्ड कर्जन है इनका जो शासन था वायसराय के रूप में भारत में, ये 1899 से लेकर 1905 तक। इनके समय में क्या हुआ था? महत्वपूर्ण घटना, इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन जो विभाजन हुआ था बंगाल का, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में, ये आपको लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था 2 हिस्सों में। इनके समय इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम, पुरातात्विक जो अधिनियम था उसको लेकर, उसके अलावा कृषि अधिनियम, कृषि जो पूसा यूनिवर्सिटी है उसका निर्माण कराए थे। लॉर्ड लिटन
ये आपको 1876 से लेकर 1880 तक भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1877 में। यहाँ पर जो महारानी विक्टोरिया थी उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1877 में जो महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इसके अलावा इनके समय में 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था जो विवादों से भरा पड़ा था। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि किसके शिलालेख में? अशोक के। अशोक कौन था? मौर्य शासक था। मगध राज का शासक था, मौर्य शासक। इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों? कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इनका जो शिलालेख है वो आपको ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी है अरमाइकी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। जो अशोक के शिलालेख मिले हैं वो सभी ये आपको ब्राह्मी में भी है, खरोष्टी में भी, अरमाइकी में भी। जो ब्राह्मी लिपि है ये आपको बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो अरमाइकी है इस पर आप ईरानी प्रभाव को देख सकते हैं, ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। जो ब्राह्मी लिपि है ये आपको साहबगंज गरी और मेहरगढ़ गरी को जो लिपि मिली है उसको छोड़कर अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में ही लिखी हुई है। जो खरोष्टी लिपि में जो मिला है वो आपको मेहरगढ़ और साहबगंज गरी जो शिलालेख मिला है वो आपको खरोष्टी लिपि में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है शिखर, ऑप्शन बी है गर्भगृह, ऑप्शन सी है गोपुरम, ऑप्शन डी है प्रदक्षिणा। जो भारत की मंदिर स्थापत्य कला उसको 3 भागों में बांटा गया है। नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली, और तीसरा है वेसर शैली। जो नागर शैली है उत्तर भारत की है, द्रविड़ दक्षिण भारत की, ये जो वेसर शैली है आपको मध्य भारत की। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो शैली है मंदिर है ये आपको नागर शैली की है, नागर शैली की मंदिर है। इसमें आप देख सकते हैं ये नीचे का जो पार्ट है ये आपको चबूतरा है, ये प्रदक्षिणा पथ भी होता है चारों तरफ से घूमने का। ये जो भाग बना है ये आपको गर्भगृह है। ये आपको इसको गर्भगृह को पवित्र स्थान बोला जाता है। इसके अलावा ये आपको शिखर का पार्ट है, शिखर, ये मंडप, ये है जो भाग है ये मंडप का। ऊपर वाला आमलक है। इसमें क्या क्या है? शिखर है, मंडप है, पद प्रदक्षिणा है। ये दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली की है। इसमें क्या है? गोपुरम, राजगोपुरम, शिखर, ध्वज स्तंभ, मंडपम। ये आपको बेसर शैली, आपको मध्य प्रांत जो मध्य भारत की है इसमें दोनों शैली जो नागर और द्रविड़ शैली है इसके मध्य बीच का मिला जुला रूप है। इसमें भी गोपुरम है। जो नागर शैली है उत्तर भारत की है, यहाँ पर आप गोपुरम को नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा गोपुरम। जो उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है, गोपुरम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी ऑप्शन ए है मानेकखेत, ऑप्शन बी है द्वार समुद्रम, ऑप्शन सी है सोमनाथपुर, ऑप्शन डी है आपको बदामी। तो होयसल की राजधानी आपको द्वार समुद्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? कौन सा? डिएगो गार्सिया द्वीप। ये कहाँ पर है आपको? ये मॉरिशस के पास में, मॉरिशस के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में आता है, लेकिन इस पर जो पहले अधिकार था ये आपको यूनाइटेड किंगडम का था, जिसने किसको दे दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका को दे दिया, और वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है गिरिब्रज या राजगिरी, ऑप्शन डी है चंपा। जो वैशाली राजधानी थी ये आपको बड़ी गणराज्य जो वनी थे उनकी थी। पाटलिपुत्र, इसकी स्थापना हर्यक वंश के राजा उदयन ने किया था। चंपा आपको अंग प्रदेश की राजधानी थी। किसकी? अंग प्रदेश की। गिरिब्रज या राजगिरी ये आपको मगध की पुरानी या प्राचीन राजधानी थी। मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगिरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गिरिब्रज एवं या राजगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? जो 1922 का अधिवेशन हुआ था ये आप इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास ने किया था। इसी अधिवेशन के बाद उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था। 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों से मतभेद होने के कारण किसने मतभेद हुआ था? विधान परिषद का चुनाव लड़ने को लेकर मतभेद हुआ था, जिसके बाद चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। इसका सही उत्तर होगा गया। हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था आपको 1938 में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब हुआ था? 1938 में। रामगढ़ का ये आपको हुआ था 1940 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 2011 के जनगणना के हिसाब से? इसका ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी है सहरसा, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है मधेपुरा। 2011 के जनगणना के हिसाब से सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, सबसे कम, और सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंगेर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार राज्यसभा बिहार की राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो बिहार में जो लोग राज्यसभा की सीटें हैं वो 16 है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये आपको देखते हैं अलग अलग राज्यों की कितनी संख्या है। आपको उत्तर प्रदेश में कितनी है? उत्तर प्रदेश में 31, वेस्ट बंगाल में 16 और बिहार में भी 16 है। तो बंगाल और बिहार की जो राज्यसभा की सीटें हैं वो बराबर है, 16 है। महाराष्ट्र का है आपका 19, तमिलनाडु का 18, गुजरात का 11, आंध्र प्रदेश का 11, मध्य प्रदेश 11,
ये यहाँ देख लीजिए, गुजरात का 11, आंध्र प्रदेश 11 और मध्य प्रदेश का 11, बिहार का 16 और पश्चिम बंगाल का 16, कर्नाटक का 12, सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश 31, और इसके बाद है महाराष्ट्र का 19, फिर आता है तमिलनाडु का 18। ये आपको राज्यसभा के सीटों की संख्या है राज्यवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। 1770 में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था, अकाल। 1770 में अकाल पड़ा था, जहाँ खाने पीने को लेकर बहुत लोग मर गए थे। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के समय में पटना में अन्नों की भंडारण के लिए एक गोल घर का निर्माण शुरू हुआ, जिसका निर्माण जॉन गास्टिन इसका निर्माण करता है। तो किस लिए हुआ था? अनाज के भंडारण के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनाज के भंडारण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर है कहाँ है? ये आपको रोहतास में है। ऑप्शन ए है रेशम, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है चमड़ा, ऑप्शन डी है सीमेंट। रेशम के लिए कौन प्रसिद्ध है? भागलपुर रेशम के लिए। जूट के लिए आपको कटिहार और किशनगंज, जो आपको पूर्वी बिहार है। यहाँ है सीमेंट के लिए आपको डालमिया नगर प्रसिद्ध है, क्योंकि जो रोहतास है ये आपको विंध्य पर्वत श्रृंखला में आता है, जहाँ पर चूना पत्थर अत्यधिक मात्रा में मिलता है, और सीमेंट उद्योग के लिए ये उपयुक्त जगह है। डालमिया नगर आपको सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है पुनपुन नदी। जो अमरकंटक से निकलती है वो सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है, और पटना के फतुहा में आकर ये गंगा के दाएं तट पर मिलती है। कहाँ पर? जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कहाँ मिलती है? दाएं तट पर मिलने वाली नदी है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। ये रहा आज के सेट नंबर 5 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत आपको महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तब के लिए थैंक यू।